स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो व्युत्पन्न पद्धति है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो व्युत्पन्न पद्धति है उसका हमने अध्ययन कर लिया था, और आज हम अध्ययन करेंगे IUPAC पद्धति। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति है, उसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आपको इसे इंग्लिश में ध्यान में रखना है। IUPAC का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो IUPAC का पूरा नाम तो हो गया, इंग्लिश में पता चल गया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एंड और स्थापित, शुद्ध और स्थापित रसायन संघ। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल का क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्योर का मतलब शुद्ध, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध और स्थापित रसायन संघ। ठीक है, यूनियन को संघ बोलते हैं, ये हिंदी में नाम हो जाएगा। तो IUPAC पद्धति भी क्या होती है? ये सबसे अधिक जो मतलब अभी हम मतलब जितने भी यौगिक है उन सब का अध्ययन है वो इसी के आधार, उनका नामकरण वो इसी IUPAC पद्धति के अनुसार करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बाकी की जो पद्धतियां होती थी जैसे व्युत्पन्न पद्धति, तो उसमें भी हमारे को मेथ एथ वगैरह एथिल वगैरह चाहिए होते ना, और जो आपकी वो पद्धति होती थी जो रूढ़ पद्धति में तो हम सब यौगिकों का नामकरण नहीं कर सकते ना, क्योंकि सारे मान लो एक जगह से अगर प्राप्त हो गए तो फिर उनका नामकरण हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो IUPAC पद्धति दी गई। तो IUPAC पद्धति वो कार्बनिक यौगिकों को नामकरण किए। IUPAC पद्धति में पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब क्या करते हैं, तो कार्बनिक, इसमें हम लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के लिए, अभी हम कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन का, ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए हम क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लगाएंगे तथा कार्बन के मध्य बंध के आधार पर अनुलगन लगाएंगे। पूर्व लगन जो आगे लगता है, अनुलगन जो मतलब पीछे लगता है, अनुलगन लगाएंगे। अब ये तो कर दिया हमने, लगा दिए। अब यहाँ पर नामकरण कैसे करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का नामकरण चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो कार्बन की संख्या के आधार पर आपको क्या लगाना है? पूर्व लगन लगाना है। और कार्बन के मध्य बंध के आधार पर आपको क्या लगाना है? अनुलगन लगाना है। और हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे होगा? अगर आप पूर्व लगन और प्लस क्या कर दोगे? अनुलगन कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाएगा। तो बस आपको इतनी सी बात है वो क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण IUPAC पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। आप क्या लगा दो यहाँ पर? पूर्व लगन लगा दो, और क्या लगा दो यहाँ पर? अनुलगन लगा दो। आपको क्या मिल जाएगा? जो हाइड्रोकार्बन उसका नाम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व लगन कौन से होते हैं, अनुलगन कौन से होते हैं? तो पूर्व लगन और अनुलगन के बारे में कल मैंने आपको वो बताया था कि पूर्व लगन कौन से हो गए आपके? पूर्व लगन कार्बन की संख्या, मतलब पूर्व लगन क्या होता है? कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या C1 उसको हम क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। C2 उसको हम क्या बोलते हैं? एथ। C3 उसको बोलते हैं हम प्रोप, ये नाम याद रखने हैं। C4 मतलब कार्बन संख्या 4 को बोलते हैं ब्यूट। फिर आगे 5 को बोलेंगे पेंट, फिर आगे 6 को बोलेंगे हेक्स, उसके बाद में 7 को बोलेंगे हेप्ट, और 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन, और 10 को बोलेंगे डे। ठीक है, डे आगे भी होते हैं लेकिन वो आपके है नहीं यहाँ पर, तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। ये हो गया आपके क्या? ये हो गए पूर्व लगन।
ये क्या हो गए पूर्व लगन। अब अनुलगन कौन कौन से होते हैं, देखो अनुलगन, तो अनुलगन हो जाएंगे आपके अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो इस प्रकार से, तब यहाँ पर जो आपका अनुलगन लगेगा वो लगेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो आता है आपका एल्केन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का, मतलब श्रेणी बांट देगी द्विबंध के आधार पर। कहने का मतलब जब ऐसे बोल दिया कि जब कार्बन कार्बन के मध्य है वो क्या होंगे, आपके सिंगल बॉन्ड होंगे ना, तब वहां पर वो श्रेणी किसकी हो जाएगी, वो पूरा एक श्रेणी हम अध्ययन करेंगे, वो हो जाएगी एल्केन श्रेणी। तो ये कौन सी श्रेणी होगी, जब भी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन श्रेणी। कौन सी होगी, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का अनुलगन क्या होगा, एल्केन श्रेणी का अनुलगन। अब एल्केन श्रेणी में आप नाम से देख पा रहे हो कि एल्केन मतलब क्या रहा है, एन आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका अनुलगन क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या स्थित हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड स्थित हो, तब ये कौन श्रेणी होगा, तो जब डबल बॉन्ड स्थित होता है ना, तो उस श्रेणी को नाम बोलते हैं एल्कीन श्रेणी। क्या बोलते हैं, एल्कीन श्रेणी। और एल्कीन, तो एल्कीन श्रेणी का अनुलगन क्या होगा, नाम से पता चल रहा है एल्कीन मतलब क्या आएगा, अनुलगन इन आएगा, तो यहाँ पर इसका अनुलगन हो गया इन। अब कार्बन कार्बन के मध्य अगर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड स्थित हो, तब ये होता है आपका एल्काइन श्रेणी का। कौन श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का। तो एल्काइन श्रेणी है, तो एल्काइन श्रेणी का अनुलगन क्या होगा, नाम से पता चला, देखो एल्काइन जो अंत में आ रहा है उसको एल्काइन आइन मतलब क्या होगा, अनुलगन क्या होगा, आइन होगा। अनुलगन क्या होगा इसका, आइन होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूर्व लगन अनुलगन हो गए। अब यहाँ पर जो मतलब कुछ प्रतिस्थापी भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिस्थापी भी होते हैं, जिनको ध्यान में रखना होता है। तो ये पूर्व लगन अनुलगन हो गए। अब इन पूर्व लगन लिखना है और बाद में क्या लिखना है, प्लस करके अनुलगन लिखना है। किसके आधार पर, कि भाई हमारे को चेक करना है कि संरचना में वो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। ठीक है, तो वो तो आप चेक कर लोगे वहां पर। तो इस प्रकार से अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा, और कार्बन संख्या 8 है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट प्लस आइन, ऑक्टाइन। अगर 6 कार्बन की संख्या जो भी संरचना सूत्र दे रखा है और एक कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्साइन। डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, आपके हाइड्रोकार्बन का नामकरण होगा। अब मान लो है वो क्या हो जाए कि मान लो प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी मैंने कल बताया था ना, जो आपकी श्रृंखला होती है उसमें से कुछ अन्य मतलब जो शाखा होती है उसमें से जो शाखा निकली रहती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। एक तो भाई आपका क्या होता है, बिल्कुल सीधी एक मुख्य श्रृंखला होती है, उस मुख्य श्रृंखला के जितने भी है वो क्या निकले होते हैं आपके, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे ये CH CH3 CH3 CH3, तो ये जो ये CH3 ये CH3 ये CH3 ये सारे क्या आपके प्रतिस्थापी, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है, तो अगर जैसे कल भी बताया था कि अगर 2 प्रतिस्थापी है तब आप क्या लिखोगे, 3 प्रतिस्थापी क्या आ जाए तब कैसे लिखोगे, तो प्रतिस्थापियों की संख्या है प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापियों की संख्या और उसका नाम क्या देंगे। अगर प्रतिस्थापियों की संख्या है वो 1 होगी तब हम उसके लिए प्रयोग करेंगे मोनो। जब प्रतिस्थापी की संख्या 1 होगी तब हम उसके लिए प्रयोग करेंगे मोनो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे CO, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होता है ये CO2, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 2 होते हैं प्रतिस्थापियों की संख्या तब उसके लिए प्रयोग करते हैं डाई। क्या प्रयोग करते हैं, डाई। ठीक है, डाई प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, जब CO2 था तब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था तब यहाँ पर क्या बोल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ होते हैं। अगर 3 हो तो क्या प्रयोग करेंगे, ट्राई प्रयोग करेंगे। 4 हो तो क्या प्रयोग करेंगे, क्वाड। 4 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, क्वाड। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। अब बिल्कुल आसान है। ठीक है, 7 के लिए हेप्टा, मतलब प्रतिस्थापियों की संख्या 7 आ जाए तब क्या प्रयोग करेंगे, हेप्टा। 8 आ जाए तो ऑक्टा। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या होंगे, प्रतिस्थापियों के। 9 आ गए तो नोना और 10 आ गए तो डेका। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके प्रतिस्थापियों, क्या हो जाएगी संख्या के आधार पर उनको हम नाम देंगे। ठीक है, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से वो ज्ञात होनी चाहिए। ये चीजें ज्ञात होगी तभी आप IUPAC पद्धति में नाम लिख सकते हो, क्योंकि IUPAC पद्धति के लिए आवश्यक क्या है, पूर्व लगन आना चाहिए, अनुलगन आना चाहिए।
ठीक है। और प्रतिस्थापी की संख्या 1 2 3 4 है तो उनको क्या बोलेंगे, यहाँ तक है। फिर तो आगे वैसे ये 5 है तो 5 देखो पेंट होता है तो उसके पेंटा लगा दिया, एक हेप्टा ओक्टा नोना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डेका हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, जैसे उनके नाम क्या क्या देंगे हम। तो उसके लिए देखो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। तो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं CH3 के, इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल। अब ये मेथिल बना कैसे, मैंने बताया था ना कि CH4 में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तब ये क्या बन जाएगा आपका मेथिन था, मेथिन से क्या बन जाएगा मेथिल बन जाएगा। कब बनेगा, जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो और ये बंध भी लगाना जरूरी है, ये तो यहाँ पर बताया गया भाई, इसका नाम ये बंध लगाना जरूरी है क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ में होगी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। तो देखो 3 तो हाइड्रोजन से होगी, यहाँ पर एक यहाँ पर संयोजकता खाली रहेगी, नहीं क्यों रहेगी, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर लिया, निकाल लिया। इसलिए यहाँ पर, इसलिए तो ये यहाँ पर क्या बनाया, CH3 बनाया ना। तो ये ध्यान में रखना है, जो CH3 होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका मेथिल होता है। CH3 क्या होता है, मेथिल होता है। उसके बाद में देखो बात करते हैं CH2CH3, इसका नामकरण क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे हम एथिल। कैसे पता चला ये एथिल है, तो आप देखो यहाँ पर कार्बन कितने, कार्बन कितने आपके, कार्बन है 1 और 2, इसका मतलब पूर्व लगन क्या लगेगा, एथ लगेगा। अब जब आप यहाँ पर इसकी संरचना बनाओगे ना, तब यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, कार्बन के मध्य, तब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब आप क्या लगाओगे, एथ प्लस है, और अनुलग्न क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड है, तो वो कौन श्रेणी का हो जाएगा, एल्केन श्रेणी का हो जाएगा। और मतलब क्या हो जाएगा, एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है, मतलब क्या हो जाएगा एथेन। और जब आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, एथेन से क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कार्बन कितने 2, C2H5, ये भी इसका हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अगला, अगर ये सा दे रखा हो CH2 CH3, तब इसका नाम क्या होगा, तब देखो कार्बन कितने 1 2 3 है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब प्रोप आएगा, क्या आएगा, प्रोप आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपिल। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 3 2 5 2 मतलब 7, तो कितने हो गए, C3H7, तो ये भी क्या है आपका प्रोपिल है, क्या ये प्रोपिल है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, इस प्रकार से CH3 CH CH3, इसमें भी देखो क्या 3 कार्बन और हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3 तो आपके क्या हो गए, कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 6 या फिर 9, 6 होते हैं ना, 3 और 3, तो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7। इसका मतलब ये भी क्या है आपका इस प्रकार से एक क्या प्रतिस्थापी है। अब इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, 1 2 3 है तो मतलब प्रोपिल तो होगा, लेकिन मैंने रूढ़ बत्ती में बताया कि जब भी इस प्रकार का आपको दिखे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आप ऐसे एचटी दिमाग के अंदर ये मत बिठा लेने का जैसा ऐसा दिखेगा तभी हम मतलब उसके लगाएंगे आइसो समूह है। ये जरूरी नहीं है कि ये CH3 यहाँ पर भी तो आ सकता है ना, उसमें क्या है, ठीक है, बंद तो कैसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी आएगा। तो बस आपको देखना क्या है कि एक कार्बन से जब 2 इस प्रकार से कार्बन जुड़े हो और फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और फिर यहाँ पर चाहे हाइड्रोजन जुड़े चाहे यहाँ पर कार्बन जुड़े, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो, याद रखना आइसो समूह में क्या क्या होगा, आइसो समूह है वो कैसे पता चलेगा कि एक कार्बन होगा, एक कार्बन से 3 कार्बन होंगे या फिर 3 कार्बन होंगे तथा एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 3 कार्बन होंगे और एक क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। तो ये कार्बन, अगर ये कार्बन 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 और एक हाइड्रोजन जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है, तब ये जो समूह है वो क्या होगा आपका, आइसो समूह होगा। अब देखो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये कौन सा समूह आपका, आइसो समूह है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, प्रोपिल तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर समूह आइसो, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपिल। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, और यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा होगा CH2 CH2 CH3, तब इसका नामकरण क्या होगा,
तो इसका नामकरण क्या हो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है ना यहाँ पर, तो 4 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ब्यूट प्रयोग करेंगे। और सबके मध्य देखो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा, ब्यूट प्लस एन आएगा, मतलब ब्यूटेन। और ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटिल। क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये 9, और यहाँ पर एक बंद लगे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्यूटिल ही बोलेंगे। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, क्या कैसे लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर इसको लिखा ना, देखो ये इसके तीन भाग हो गए यहाँ पर, देखो इसके कितने हुए, अभी 2 हुए, और इसके कितने हुए, 2 ही भाग हुए यहाँ पर, और इसका तो एक ही भाग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो अब इसके 3 भाग होंगे, तो ये 2 तो होगी, एक और होगा, क्या होगा, देखो किस प्रकार से आपको ऐसा भी मिल सकता है, CH3 CH2 CH3 CH CH3 और यहाँ पर 2 और ये बॉन्ड। अब इसमें देखो कार्बन 4 है या नहीं है, 1 2 3 4 है यहाँ पर 4। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, तो 3 3 6 7 8 और 9 हो गए यहाँ पर। तो इसका नाम है वो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कितने, ये एक आइसोसमूह बन रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलोगे, ये एक आइसोसमूह बन रहा है यहाँ पर, भाई CH3 को ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, तो ये क्या बन रहा है आपका, एक आइसोसमूह बन रहा है। और कितने कार्बन है इसके अंदर, मतलब 3 प्रोप तो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटिल। क्या हो जाएगा इसका नाम, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें इंपोर्टेंट ध्यान में रखनी। इसी प्रकार से आगे पेंटिल हो जाएगा, हेक्सिल हो जाएगा, हेप्टिल हो जाएगा, ऑक्टिल हो जाएगा, नोनिल हो जाएगा और डेकिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी उनके बारे में। अब कुछ और भी है महत्वपूर्ण मतलब प्रतिस्थापी, जैसे Cl, तो इसको बोलेंगे हम क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br, इसको हम बोलेंगे ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो। इसके अलावा और जैसे देखते हैं NO3, तो NO3 को हम बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और कौन से, ऑक्सीजन तो आपके है नहीं, तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से इतने ही मतलब हो गए, और 1 2 है जो आपको अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब आ जाएंगे, तब आपको बता देंगे। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, इनको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके जो भी अभी नाम आएंगे कुछ एक्स्ट्रा है वो आप देख लेना बुक के अंदर आपके यहाँ पर। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, एक जैसे आयोडीन हो गया, इसको हम बोलेंगे आयोडो। ठीक है, क्या बोलेंगे, आयोडो बोल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से और भी है 2 3 4 है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया आपके कुछ क्या हो गए, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी हो गए। अब यहाँ पर हम नामकरण करेंगे कैसे, तो नामकरण हम सबसे पहले करेंगे एल्केन श्रेणी का, मतलब हम कार्बन कार्बन के मध्य क्या लेकर कौन किसका नामकरण करेंगे, जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या स्थित हो, सिंगल बॉन्ड स्थित हो, तब यहाँ पर वो नामकरण कैसे होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पर देखो, अब पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी का नामकरण, एल्केन श्रेणी का नामकरण। तो श्रेणी, इस एल्केन श्रेणी का नामकरण है वो करने के लिए हमें ये तो पता है कि जो एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी है वो कौन सी होती है आपकी, एल्केन श्रेणी है वो असंतृप्त, एल्केन श्रेणी में संतृप्त क्या आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो एल्केन श्रेणी को क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं पैराफिन्स, क्या बोलते हैं, पैराफिन्स हाइड्रोकार्बन। तो ये कुछ इसके अलग नाम है जो आपको क्या रखने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बुक के अंदर आप दे रखे हैं तो आप आसानी से उस समझ लेना है। तो एल्केन श्रेणी होता है, एल्केन श्रेणी है वो हमें पता है कि एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या स्थित होगा आपका, सिंगल बॉन्ड स्थित होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी के यौगिक हम बनाएंगे कैसे, तो एल्केन श्रेणी के यौगिक बनाने के लिए एल्केन श्रेणी का क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र
ठीक है। तो सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये क्या होता है? एल्केन श्रेणी के यौगिकों को लिखने के क्या होते हैं? सामान्य सूत्र होता है। अब देखो एल्केन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी जो भी है, हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कि किन के नामकरण पढ़ रहे हैं? जब कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हो? हाइड्रोजन जुड़ा हो, तभी हम उसके नामकरण पढ़ेंगे। तभी तो हमने हाइड्रोकार्बन लिखा वहां पर। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो यहाँ पर भी जो हम आईयूपीएसी पद्धति में जो पढ़ रहे हैं, वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों का ही हम आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ पर देख लो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर Cn, यहाँ पर क्या लिखना? नीचे लिखना है CnH, और H का क्या लिखना? 2n+2। ये जो इसी प्रकार से लिखा उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब इससे क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आप n की जगह कुछ भी मान रखो, n की जगह आप 0 नहीं रखना है आपको, और n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो। ठीक है, ऐसे करते करते आप रखते जाओगे ना, तो यहाँ पर इस सूत्र से जो भी यहाँ पर यौगिक बनेगा ना, वो सारे सारे किसके होंगे? एल्केन श्रेणी के यौगिक होंगे। किसके होंगे? एल्केन श्रेणी के यौगिक होंगे। जैसे अगर बात करें कि एल्केन श्रेणी का एक यौगिक, फटाफट सोचो आप कौन सा होगा? जैसे मेथेन, एल्केन श्रेणी मतलब जिसके अंत में एन आएगा ना, वो क्या होगा? आपका एल्केन श्रेणी का ही होगा। जैसे मेथेन एल्केन श्रेणी, एथेन एल्केन श्रेणी, प्रोपेन एल्केन श्रेणी, ठीक है, ब्यूटेन एल्केन श्रेणी, पेंटेन एल्केन श्रेणी, है ना यहाँ पर। तो मान लो आपको बोल दिया कि पेंटेन का अणुसूत्र लिखो। क्या लिखो? अणुसूत्र। जब कार्बन हाइड्रोजन ये जब जुड़ते हैं ना, दो परमाणु जुड़ते हैं, तब क्या बनता है? अणु बनता है। ये बताया था ना मैंने, ये परमाणु होते हैं केवल, ये अकेले। और जब दो परमाणु जुड़ते हैं तब अणु का निर्माण होता है। अब जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं, मतलब 3 जुड़ गए, 2 जुड़ गए, उनको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पेंटेन का अगर आपको अणुसूत्र लिखना है, अब बताओ कैसे लिखोगे पेंटेन का अणुसूत्र? आपको ये तो पता है, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पेंटेन कौन सी श्रेणी का है, तब आप बता देते पेंटेन कौन श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एन आ रहा है अंत में। ठीक है, और पेंटेन में कितने कार्बन है? तो ये आप बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? पेंटेन मतलब पेंटेन कब आता है? पेंट कब आता है? ये पेंटेन कैसे बना था? पेंट प्लस एन से बनाना। इसका मतलब कार्बन संख्या 5 होती है, तब वहां पर हम जो पूर्व लगन है वो क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 है। तो कार्बन की संख्या 5 है, तो आपको अणुसूत्र लिखना है, और अणुसूत्र लिखने का सामान्य सूत्र ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C। अब आपको पता है कि कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर आप क्या लगोगे? C5। इसका मतलब 5 यहाँ पर लगे, इसका मतलब n का मान कितना है? n का मान है 5। तो यहाँ पर आगे देखो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में आगे 2 इंटू n का मान रख दो। n का मान कितना है? यहाँ से देखो 5 है, और आगे क्या? +2। तो ये कितना हो गया? C5H कितना हो गया? 5 इंटू 2 करो, 5 इंटू 2 कितना होगा आपका? 5 इंटू 2 का 10, 10 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये किसका अणुसूत्र हो गया? ये हो गया पेंटेन का अणुसूत्र। किसका अणुसूत्र हो गया? पेंटेन का अणुसूत्र हो गया। C5H12 हो गया। इसी प्रकार से आप किसी का, जैसे आपको बोल दिया कि ब्यूटेन, तो ब्यूटेन किसका अणुसूत्र? ब्यूटेन का अणुसूत्र लिखो। ब्यूटेन बोल दिया, फिर प्रोपेन बोल दिया, ठीक है, फिर ऑक्टेन बोल दिया। तो ये इस प्रकार से आपको अणुसूत्र निकालना है, सबके अणुसूत्र निकालना है। तो पहले ब्यूटेन की नहीं, ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। तभी तो मैं बोल रहा था, देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो पूर्व लगन है कि ब्यूटेन, और वो जो शुरुआत में आपको तीनों जो चीजें करवाई ना, पूर्व लगन, अनुलगन और प्रतिस्थापियों के जो नाम वगैरह है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नाम करने वो कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन कितने हैं? यहाँ पर ब्यूट है, पता चल गया ब्यूट आते ही मतलब कार्बन की संख्या 4 है, तो C4 कर दिया। 4 करते इसका मतलब n का मान कितना है आपके पास में? भाई यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना है? n है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ n बराबर क्या है? 4 है ना, तो यहाँ से C4 है। अब यहाँ पर मान रख दो H, यहाँ पर n की जगह कितना रखो? 4। 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। कुछ बच्चे है वो गलती भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको जो मतलब पहले क्या करना होता है? भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर आपके जो मतलब आएंगे उनको आपको करना है। ठीक है, उसको ध्यान में आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि गलती करते यहाँ पर पहले जोड़ दिया आपने, जोड़ना वगैरह कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर गुणा ही करना है। अब देखो आगे क्या हो गया? C4H9 हो गया। किसका हो गया? ब्यूटेन का हो गया।
अब प्रोपेन का देखो, प्रोपेन मतलब C3H, 3 रखो यहाँ पर, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया आपका 8। ऑक्टेन तो C8H, H कितना होगा 8, 8 रखो यहाँ पर, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इंटू 2 हो गया 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 16 प्लस 2 18 हो गया। तो ये हो गया ऑक्टेन का अणुसूत्र। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, इस सामान्य सूत्र से क्या लिख सकते हो, अणुसूत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो इस अणुसूत्र से आप वापस अणुसूत्र से नाम भी तो लिख सकते हो ना। तो अणुसूत्र से नाम कैसे लिखोगे, मान लो आपको ये दे दिया, एक अणुसूत्र दे दिया आपको C6H14, ये दिया आपको अणुसूत्र। आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न अणुसूत्र कौन सी श्रेणी का है, निम्न अणुसूत्र कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी एक, एल्काइन एक, एल्कीन है। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर क्या आता है 6, कार्बन की संख्या कितनी है 6। तो आप अणुसूत्र लिखो यहाँ पर CnH2n+2 कि आपका ये जो फॉलो, ये नियम में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जब n का मान यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर जैसे n का मान 6 है, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, अगर 14 आ गए यहाँ पर भी, इसका मतलब ये कौन सी, ये फॉर्मूला कौन सा होगा, श्रेणी का एल्केन श्रेणी होगा। और अगर मान लो यहाँ पर आपने 6 रखा n का मान और यहाँ पर आपका 14 नहीं आया, कुछ 12 आ गया, तो वो फिर एल्केन श्रेणी का नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 6 रखा, तो 6 रखते हैं, यहाँ पर कितना होगा 6 और H यहाँ पर कितना होगा 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 12 प्लस 2 हो गया 14। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो गया। इसका मतलब ये कौन सी, ये हमें पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। और ये अगर फॉर्मूला एल्केन श्रेणी का है तो ये भी फॉर्मूला एल्केन श्रेणी का बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी का यौगिक है, एल्केन श्रेणी का। और अगर इसका नाम पूछ ले, इसका नाम क्या होगा, C6H14, इसका नाम है वो क्या होगा, तो आप नाम है वो कैसे लिखोगे, कार्बन कितने हैं आपके 6, तो यहाँ पर आप 6 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेक्स, 6 के लिए क्या प्रयोग करोगे, हेक्स प्रयोग करोगे, प्लस करके यहाँ पर आप कार्बन कार्बन के मध्य कितना, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा। अरे भाई हम पढ़ी कौन से रहे हैं, एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एल्केन श्रेणी का सूत्र लगाया तो ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य फिक्स है, क्या होगा आपका, कार्बन कार्बन के मध्य वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा। और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो मतलब एल्केन श्रेणी का होगा, और एल्केन श्रेणी का मतलब एल्केन, एन आ रहा है ना, इसका मतलब अनुलेखन क्या लगेगा आपका एन, और इसका पूरा नाम क्या हो गया आपका हेक्सेन, क्या हो गया हेक्सेन। तो इस प्रकार से आप वो क्या कर सकते हो, इस सामान्य सूत्र से वो क्या कर सकते हो, आप नाम भी लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन का, और इसका अणुसूत्र भी लिख सकते हो। अणुसूत्र से आप नाम लिख सकते हो, नाम से क्या लिख सकते हो, अणुसूत्र लिख सकते हो। किसके आधार पर, इस सामान्य सूत्र के आधार पर आप नाम लिख सकते हो। जिसको ये याद हो गया ना, वो आगे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र बिल्कुल आसानी से वो ज्ञात कर लेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र वो लिखा जाता है। चलो ये तो बात होगी आपके एल्केन श्रेणी है उसके जो किस प्रकार से हम सामान्य सूत्र वगैरह है वो लिखेंगे। अब हमारा जो अगला इसका रहेगा वो रहेगा कि एल्केन जो श्रेणी है उसके नामकरण में, नामकरण के नियम है वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे नामकरण के नियम, नामकरण के नियम कौन सी श्रेणी के, एल्केन श्रेणी के नामकरण के नियम। तो इसके बारे में वो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको आज क्या करना है, जो अभी प्रतिस्थापियों के नाम बताए हैं, ठीक है, बुक के अंदर और भी है उनको, और जो अनुलग्न प्रलग्न कल भी बोला था आज बोल रहा हूँ फिर से, उनको अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, जो एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर कुछ बता देता हूँ, जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र था, और एक है एल्कीन श्रेणी, और एक हो गया आपकी एल्काइन श्रेणी। तो एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। अभी देखा था ना, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर क्या होगा CnH2n होगा, और एल्काइन श्रेणी में क्या होगा CnH2n-2 होगा। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ देख पा रहे हो ना कि पहले तो 2n के साथ में +2 हुआ, क्या हुआ +2 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ +2 गायब हो गया, तो यहाँ पर देख लो गायब हो गया, फिर यहाँ पर और गायब हो गया, तो गायब होने का मतलब -2 और कर दिया। तो जब यहाँ पर 2n+2 हो तब वो एल्केन श्रेणी होगा, जब 2n होगा तब यहाँ पर एल्कीन श्रेणी होगा, और जब 2n-2 होगा तब यहाँ पर क्या होगा आपका ये एल्काइन श्रेणी
होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सामान्य सूत्र आपको याद करने हैं और इन सामान्य सूत्रों से आपको क्या करना है, अलग अलग आपको अणुसूत्र लिखने हैं और उनके क्या लिखने हैं, आपको अलग अलग अणुसूत्रों के क्या लिखने हैं, नाम है लिखने हैं। आप जैसे आपने ले लिया कार्बन की संख्या आपने ले ली 6, तो कार्बन संख्या 6 ले ली। अब कार्बन संख्या 6 ले ली तो आपको क्या करना है, एल्केन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी इन तीनों के लिए आपको यौगिक बनाने। तो यहाँ पर रख दो कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 6 2 12 मतलब 14 हो गए। और जब ये कौन श्रेणी का होगी, एल्केन श्रेणी। अब एल्केन श्रेणी का आप नाम लिख दो, कितने कार्बन 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा X, और सब में सिंगल बॉन्ड है, सीधी बात। X एल्केन मतलब क्या होगा, एल्केन श्रेणी होगा तो N ही होगा, XN। अगला आप लिखो इसके लिए C6H 6 × 2 कितने 12, और ये कौन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी के लिए हेक्स अनुलग्न क्या लगता है, इन लगता है, मतलब हेक्सीन हो जाएगा ये नाम। इसी प्रकार से इसके लिए लिखो क्या होगा, C6H कितना होगा 6 × 2 कितना 12, 12 में से 2 घटा दो कितना बच गया 10। तो ये कौन श्रेणी होगा आपका, एल्काइन श्रेणी होगा। एल्काइन श्रेणी के लिए क्या लगता है आपका, अनुलग्न आयन लगता है, तो क्या बन गया हेक्साइन। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, बहुत सारे वो यौगिक बनाने हैं, उनके अणुसूत्र लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्केन जो श्रेणी है उसके नामकरण के नियम क्या क्या होते हैं, हमें कौन कौन से स्टेप है वो फॉलो करने हैं ताकि हमारे नामकरण सही हो सके।